बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं बीएससी मैकेनिक्स का, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। और आज हम इस सिलसिले में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 इंशाल्लाह आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं और वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर उनको डिटेल से देख सकते हैं। इससे पहले कि आज का क्वेश्चन शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा हमारे चैनल के बारे में। चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स लाजमी करें। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, अ लेमिना इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर described on the base of an isosceles triangle। यानी एक स्क्वायर शेप का लेमिना है जो कि एक साथ में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी जो बेस है उसके साथ, डिस्क्राइब का मतलब उसके साथ अटैच है। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल लेमिना इज एट द मिडल पॉइंट ऑफ द बेस। ठीक है जी। तो हमने साबित क्या करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ट्रायंगल का, उसका अगर हम टेंजेंट लें वो हमने मालूम करना है, साबित नहीं करना, मालूम करना है। और ये हमें दिया हुआ कि इफ़ द सेंटर मास ऑफ द होल लेमिना का मतलब क्या हुआ कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसको भी, और ये जो स्क्वायर शेप का लेमिना है इसको, दोनों को प्लस कर दें, इकट्ठा कर दें, तो जो पूरी एक बॉडी बनेगी उसका लेमिना इज एट द मिडल पॉइंट ऑफ द बेस। यानी ये जो ट्रायंगल का बेस है उसके सेंटर पॉइंट पे बनेगा। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको इसका इंशाल्लाह इसकी ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्क्वायर शेप का लेमिना। ये हमने ड्रॉ किया और हम जानते हैं कि ये एक क्या है, एक रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप है जिसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो इसका डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो इन दोनों के डायगोनल्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे ये आपस में मिलेंगे दैट पॉइंट विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल भी जिसकी बेस इसकी एक साइड के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास आ गई, इसको हमें रोटेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी शेप, और फिर इसको हम इसके साथ ऐसे बराबर कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये नहीं। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल फिगर बन गई। यहाँ पे ये जो है इसको चले नाम दे देते हैं। चलिए, नाम देने से पहले मैं इस पे एक एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया जी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम शो कर देते हैं एक्स वाई एक्सिस से। ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, और ये जो लाइन होगी इसको हम डिनोट कर देते हैं, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है जी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं, ये इसका ओरिजिन है ए, ये बी, ये सी कह दें, इसको आप डी कह दें, इसको आप ई कह दें।
इस पॉइंट को हम, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल लैमिना इज एट द मिडल पॉइंट ऑफ द बेस, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मैं इसको इस कलर से शो कर देता हूँ, ये इस पॉइंट का हम दे देते हैं जी। यहाँ पे इस पूरे दोनों बॉडीज़ को, ये एक बॉडी है स्क्वायर लैमिना की और ये है एक ट्रायंगुलर लैमिना की, इन दोनों को इकट्ठा किया तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे बनता है। अब इसका नाम हम दे देते हैं सेमी सर्कुलर एंगल। सेमी एंगल होगा तो यहाँ तक आएगा, पूरा एंगल होता तो नीचे तक आ जाता। तो ये एंगल हमने इसका टेंजेंट मालूम करना है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इस की जो लेंथ है एक साइड की, दैट इज 2a। ठीक है जी, ये हम फर्ज कर लेते हैं। इस स्क्वायर लैमिना की साइड 2a के बराबर है तो फिर ये भी 2a होगी और ये वाली साइड भी 2a होगी। अगर ये सारी साइड 2a के बराबर है तो G से C तक ये a होगा और ये भी a के बराबर होगा। तो ये तकरीबन हमारी जो फिगर है ये कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जैसे इन दोनों बॉडीज़ को हमने इकट्ठा किया तो इसका सेंटर ऑफ मास ये जी बना, इसी तरह इस ट्रायंगुलर लैमिना का अपना एक सेंटर ऑफ मास है और इस स्क्वायर शेप लैमिना का अपना एक सेंटर ऑफ मास है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इस बॉडी का जो स्क्वायर लैमिना है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका नाम हमने दे दिया G1। और ऑफ कोर्स, और ये एक स्क्वायर रेगुलर शेप बॉडी नहीं है, थोड़ा सा ये ट्रायंगुलर टाइप है, लेकिन ये जो है स्क्वायर, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, इसका नाम हमने दे दिया ये G2 के बराबर है, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, और इसको हम डॉटेड लाइन से भी शो कर देते हैं। और यहाँ तक जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया है इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये सारी कहानी यहाँ पे लिख दी गई है। कंसीडर अ स्क्वायर लैमिना BCD और E डिस्क्राइब्ड ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। बेस इसकी ये है BC एज शोन इन द फिगर। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 अल्फा, इसको हमने कह दिया 2 अल्फा के बराबर है। एंड द लाइन AH, ये A से शुरू करके इस H तक, इस पूरी लाइन को हमने क्या कंसिडर किया, इज एज एक्स एक्सिस विच इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा क्योंकि जितनी ये जो कंबाइंड बॉडी है या इंडिविजुअल बॉडी भी है, जितना इस एक्स एक्सिस से ऊपर है उतनी ही इससे नीचे है। वाई एक्सिस जो है वो ये है, तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो राइट साइड पे है, लेफ्ट पे कुछ नहीं है। तो वाई एक्सिस जो है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेचुरली एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो देयरफॉर इस पूरी लाइन के ऊपर ही, इस लाइन के ऊपर ही इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर चुके हैं, G है। तो ये हमने मालूम करना है। तो इसका जो x होगा उस पर जो y की वैल्यू होगी वो तो ज़ाहिर है इस पूरी x एक्सिस के ऊपर 0 होगी। एंड x बार जो है x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, दैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1x1 और m2x2 ये क्या है, ये हम कई दफ़ा बता चुके हैं। यहाँ पे m1 जो है वो हम कंसिडर करेंगे मास ऑफ दिस ट्रायंगुलर लैमिना और m2 इज मास ऑफ दिस स्क्वायर लैमिना। ठीक है जी। और x1 क्या होगा, वो इस G1 का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसके कोऑर्डिनेट वो, और y तो ज़ाहिर है यहाँ पे होगा ही 0। और इसी तरह G2 में x2 आएगा, जो इसका पहला कंपोनेंट होगा वो x होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो 0 है क्योंकि y 0 है। तो ये हमारे पास, हमने यहाँ पे एक्चुअली m1 m2 मालूम करना है और फिर x1 और x2 मालूम करना है क्योंकि y1 और y2 वो तो 0 है। तो आइए सबसे पहले अब हम कंसिडर करते हैं यहाँ से इस
इन चीज़ों को मालूम करने के लिए हमें कुछ पहले काम करने पड़ेंगे, और उनमें सबसे पहला काम ये है कि ये ए जी सी इस ट्रायंगल को कंसिडर करें. नाउ consider the right angle triangle AGC. यहाँ पे देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसको हमने अल्फ़ा क्या देते हैं. ये एंगल हमने अल्फ़ा ले लिया, तो फिर यहाँ से इसको हमने कंसिडर किया, सपोज दिस इज अल्फ़ा, एंगल अल्फ़ा, CAG इज़ अल्फ़ा. तो यहाँ से फिर क्या आएगा, ये हमारे पास बन जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस. तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस. तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी GC ओवर AG, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा होता है, वेयर एंगल CAG इज टेकन एज अल्फा. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया. तो यहाँ से हमारे पास GC किसके बराबर है, GC A के बराबर है, AG वही रहा. सो दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, A इज इक्वल टू AG टेंजेंट अल्फा. हमने यहाँ से AG निकालना है, तो AG हमारे पास आ जाएगा A ओवर टेन अल्फा. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AG इज इक्वल टू A कॉट अल्फा. ये हमने पहली चीज़ फाइंड आउट कर ली, इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं. यानी A से लेके G तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया A कॉट अल्फ़ा के बराबर. अब हमने मालूम करना है A से लेके G1 तक का डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AG1 किसके बराबर होगा, लेट, या हम कहेंगे इफ G1 is the center of mass of the triangular lamina, then AG1 ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 AG के बराबर. मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाली फिगर को ज़रा कॉपी करके नीचे ले आता हूँ. जी स्टूडेंट्स, तो ये फिगर ऊपर वाली हमने कॉपी करके नीचे ले. अब यहाँ से आप देखें A से लेके G1 तक हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ये A से लेके G1 हमने कंसिडर किया हुआ है, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल ABC इस ट्रायंगुलर लैमिना का. और आप जानते हैं कि ये कैसे मालूम होता है, ये ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर यूं ड्रॉ किया जाता है, और फिर यहाँ से ये ड्रॉ किया जाती है लाइन. तो जहाँ पे ये आपस में कट करते हैं ये तीनों मीडियंस, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ दी पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है जी, तो ये इस तरह निकाला हुआ है. और ये हम जानते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इस वर्टेक्स से लेके इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ये सेंटर ऑफ मास है, वो उस मीडियन का 2/3 होता है. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. तो यहाँ से A से लेके G1 तक दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ दिस A टू G के डिस्टेंस के बराबर है. तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं AG1 इज इक्वल टू 2/3 और AG की वैल्यू है A कॉट अल्फ़ा. तो यहाँ पे हम लिख देंगे A कॉट अल्फ़ा के बराबर आ गया. तो यूँ हमने AG1 मालूम कर लिया. अब ये है A से लेके G1 तक का डिस्टेंस, तो इसका मतलब है G1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 2/3
ए कॉट ऑफ अल्फ़ा। ये हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है जी, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब हमने मालूम करना है ये वाली वैल्यू g2 का जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम कहेंगे इफ g2 is the center of mass of the triangle of the square lamina, then तो इसका डिस्टेंस हमें यहाँ से निकालना है। तो ए से लेके ज़ाहिर है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले ना, x2 निकालना है, तो वो तो 0 0 से हम डिस्टेंस इसका नापना शुरू करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, ए जी टू किसके बराबर होगा, ए जी टू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो होगा यहाँ ए से लेके जी तक प्लस जी से लेके जी टू तक। तो दिस इंप्लाइज ए जी टू दिस इज इक्वल टू ए जी, ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ए कॉट ऑफ अल्फा प्लस जी जी टू, ये किसके बराबर होगा, जी जी टू, ये जो है जी एच का सेंटर है जी टू, और ये जी एच पूरा हमारे पास इस 2a के बराबर है। तो g से j के g2 तक हमारे पास a के बराबर होगा, उसका आधा, तो g g2 की जगह हमने लिख दिया a। अब ये इसका मतलब हुआ कि a से लेके g2 तक ये जो डिस्टेंस आया है ये एक्चुअली हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया जिसे हम x2 कह सकते हैं। तो हमारे पास x2 क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू a कॉट ऑफ अल्फा प्लस a, और इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में मालूम करने के लिए हमने x1 x2 तो निकाल लिए, अब पीछे रह जाएगा m1 और m2, तो वो अब हम मालूम करते हैं। हम कहेंगे नाउ इफ रो is the density of, पहले हम ट्रायंगुलर लैमिना को करते हैं, ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना देन, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, रो will be equal to mass of triangular lamina ABC divided by area of ABC, यानी क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू मास ऑफ ABC, इस ट्रायंगुलर लैमिना का मास इसको m1 से डिनोट कर दिया, और एरिया जो किसके बराबर होता है ट्रायंगल का, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से फिर हमारे पास फार्मूला क्या बना, दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ये 1/2 इंटू बेस। अब ये बेस किसके बराबर है, इस ट्रायंगल की बेस किसके बराबर होगी, देखें ट्रायंगल की बेस, सॉरी ये है ट्रायंगल है ABC, तो ये इसकी बेस है, क्योंकि ये जो ज़ाहिर है ये तो इसका वर्टेक्स है जिसको हमने ओरिजिन भी माना हुआ है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ये जो
स्क्वायर लैमिना है दैट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेस ऑफ दिस ट्रायंगुलर लैमिना। तो इसकी बेस क्या है? BC, और BC किसके बराबर है? ये A प्लस A पूरी एक साइड दैट इज इक्वल टू 2A। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिर बेस की जगह 2A, और आल्टीट्यूड किसके बराबर है? ये इसका आल्टीट्यूड है A से लेके G तक। बाहर यहाँ पे ये बेस लग रही है लेकिन ये एक्चुअली इसका ऑल्टीट्यूड है। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, और AG क्या है वो हमने ये मालूम किया हुआ है, दैट इज A cot अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास ऑल्टीट्यूड की जगह A cot ऑफ अल्फा। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास M1 आ जाएगा। यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाएगा A इंटू A स्क्वेयर इंटू रो इंटू कॉट अल्फा, और बस यही आ गया। तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं काट के ज़रा सही तरह से लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा A स्क्वेयर रो इंटू कॉट ऑफ अल्फा। तो इस तरीके से हमने M1 भी फाइंड आउट कर लिया, और ये हमारे पास अगली इक्वेशन बन जाएगी। नंबर दे देते हैं इसको नंबर 4। अब हम मालूम करेंगे M2, तो उसके लिए सिमिलरली हम कर देंगे, सिमिलरली रो इज इक्वल टू अब क्या होगा? मास ऑफ स्क्वायर लैमिना जो कि है BCDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर लैमिना जो कि है BCDE। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू मास ऑफ BCD, इसको हम M2 से डिनोट कर देते हैं, और एरिया ऑफ BCD अब क्या होगा? स्क्वायर शेप्ड एरिया का एरिया क्या होगा? ये इसकी साइड 2A है, ये साइड भी इसकी 2A ही होगी, और लंबाई ज़रब चौड़ाई के फार्मूले से क्या हो जाएगा? 2A मल्टीप्लाई बाई 2A 4A स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2A इंटू 2A। तो यहाँ से फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके M2 निकाल लेंगे, 2A 4A स्क्वायर इंटू रो। तो ये हो गया 4A स्क्वायर रो, और यूँ हमने M2 भी निकाल लिया, और इसको कह दिया हमने दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। तो अब सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देन फिर क्या होगा? x बार इज इक्वल टू, अब x बार मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बराबर है M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। याद रहे कि इस केस में हम माइनस नहीं कर रहे, इसमें से ये दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, दोनों बॉडीज को। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल लैमिना इज एट द मिडल पॉइंट ऑफ द बेस। ठीक है जी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फिर इसको हम कह सकते हैं x बार y बार है। ठीक है जी। y बार 0 होगा, और x बार अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसलिए इस केस में कोई चीज़ रिमूव नहीं हो रही, बॉडी में से ऐड हो रही है। एक ये वाली बॉडी है, एक दूसरी ये ट्रायंगुलर लैमिना की बॉडी, दोनों को ऐड कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए फार्मूले में यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं M1, और M1 हमारे पास है ये, तो हमने यहाँ पे लिखा A स्क्वेयर रो इंटू कॉट ऑफ अल्फा इंटू x1। अब x1 ढूंढते हैं, किधर लिखा हुआ है? x1 हमने ये लिखा हुआ है 2/3 A cot अल्फा। मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक मशवरा देना चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चन का इस वीडियो को देखा करें, समझा करें, तो इसमें जो जो वैल्यूज़ मैं निकालता रहता हूँ और इस तरह उनको नंबर देता हूँ,
उनको बहुत अच्छा होगा अगर आप एक कागज़ पे साथ साथ लिख लिया करें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल यकीनन बहुत बेहतर हो जाएगी। प्लस उस पर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो जो है वो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन ऊपर आप नीचे करता हूँ, स्क्रॉल अप एंड डाउन, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इतना कंफर्टेबल नहीं रहता बंदा, लेकिन ये मजबूरी है। तो अगर आप इसके साथ लिखी हुई होंगी वैल्यूज़ आपने अपने साथ साथ, तो वो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आ गया जी m2x2, तो m2 की जगह पर आ जाएगा 4a² रो और फिर x2, और x2 की वैल्यू हमारे पास a cot अल्फ़ा प्लस a, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a cot अल्फ़ा प्लस a, डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा a² रो cot ऑफ अल्फ़ा प्लस 4a² रो। अब आप गौर से देखें, ये हमने कहा हुआ है ऑलरेडी कि g जो क्या है वो इस सारे का, दोनों बॉडीज को इकट्ठा करने के बाद इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है ऑफ द होल बॉडी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं इफ g इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी देन, तो फिर जरा गौर से देखें, ये जी जो है जिसको हमने x बार y बार कहा है, ये पॉइंट जी जो है इस दोनों बॉडीज को कंबाइन करने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास बना। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो a से लेके g तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, ऑफ कोर्स x बार के बराबर है। ऐसे ही जैसे है AG1, और AG1 हमारे पास किसके बराबर है, 2/3 a cot अल्फा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है x1 यहाँ पे, दैट इज 2/3 a cot अल्फा, और इसी तरह यहाँ पे x2 बन रहा है a cot अल्फा प्लस अल्फा। तो ये जो x बार है ये डिस्टेंस है इस a से लेके g तक का डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं, फिर इस पॉइंट को फिर समझें, a से लेके ये जो g सेंटर ऑफ मास है इसको हमने डिनोट किया x बार y बार से। ठीक, अब ये x बार एक्चुअली डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट a टू g तक, a से लेके g तक का डिस्टेंस है x बार, और y तो ज़ाहिर है यहाँ पे है ही 0, तो a x बार को हम लिख सकते हैं ag। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं ये लिखने जा रहा हूँ देन x बार इज इक्वल टू ag, दिस इंप्लाइज x बार इज इक्वल टू, अब ag हमने निकाला हुआ है सबसे पहले a cot अल्फा, तो हमारे पास x बार किसके बराबर आ गया, a cot ऑफ अल्फा के। सो देयरफॉर above equation becomes, क्या हो जाएगा, x बार की जगह आ गया a cot अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां से देखें a² रो और इधर भी a² रो, बल्कि ये a भी है इसमें शामिल, तो ये a³ रो, और इधर से भी a निकाल लेंगे तो a³ रो हो जाएगा। तो a³ रो ये हमने इसमें से कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा cot अल्फ़ा, और इधर रह जाएगा 2/3 cot अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 2/3 cot स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस यहाँ से भी आप a बाहर निकाल लें तो ये a³ रो हो जाएगा, तो ये हो गया a³ रो, बाकी रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 cot अल्फ़ा, और यहाँ से a बाहर जा चुका है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रह गया 4, और डिवाइड कर दिया हमने यहाँ से। अब आप देखिए a² रो कॉमन है
तो ए स्क्वायर रो कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह जाएगा कॉट अल्फ़ा प्लस 4। सो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, रो से रो कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर से ये 2 टाइम्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए बाकी रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज ए कॉट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया ए, इधर आ गया 2/3 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, सॉरी ये भी यहाँ से नहीं कटेगा, ये हमने एक स्टेप जल्दी कर दिया। इन दोनों में से पहले इसको कॉमन तो ले लें, फिर ये वो होगा ए क्यूब रो और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर रो। तो यहाँ से हम पहले कॉमन ले लेते हैं ए क्यूब रो को, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा अब हमें। यहाँ से कॉमन लिया ए क्यूब रो, बाकी रह गया हमारे पास 2/3 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 कॉट अल्फ़ा प्लस 4। इस सारे में से ए क्यूब रो हमने बाहर ले लिया, नीचे से हमारे पास वही है ए स्क्वायर रो इंटू कॉट अल्फ़ा प्लस 4। अब आप कैंसिल कर दें, रो से रो गया, 2 टाइम्स ये भी ख़त्म, यहाँ पे सिर्फ एक ए रह जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, अब आगे सिंप्लीफिकेशन है, हमने निकालना है, याद रखिए टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, ए कॉट ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास ए, यहाँ से ऊपर की जो टर्म्स हैं उनका एलसीएम ले लें, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे रह जाएगा 2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये 1, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 को फिर इस ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 कॉट अल्फ़ा। अब मेरे ख्याल में ये एलसीएम लेना आपको आता ही है, तो इसमें इतना टाइम मैं नहीं लगाता, और ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस 4। सो दिस इम्प्लाइज ए कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए ही है, अब यहाँ से चलें एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ए तो नीचे आप ब्रैकेट में रह जाएगा 2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 12 कॉट अल्फ़ा प्लस 12, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 इंटू कॉट अल्फ़ा प्लस 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ से आप देखें तो ये इस ए से ये ए भी कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ कॉट अल्फ़ा रह जाएगा, तो 3 कॉट अल्फ़ा, इस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस 3 को मैंने कॉट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट वाला उसी तरह रहा, कॉट अल्फ़ा प्लस 4 ये फैक्टर उसी तरह रहा, ये राइट साइड पे वही चीज़ रही, 2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 12 कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस 12। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा 3 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 12 कॉट अल्फ़ा प्लस 1/2 प्लस 12। अब दोनों साइडों पे देखें तो ये 12 कॉट अल्फ़ा है, इस तरह भी 12 कॉट अल्फ़ा है, तो ये फैक्टर आपस में कैंसिल हो गया, ये 2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है, ये 3 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको लेफ़्ट साइड पे लिए तो हमारे पास हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 12, राइट साइड पे सिर्फ 12 बच गया।
इसकी हम अपने क्वेश्चन के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। दिस इम्प्लाइज 3 में से 2 निकल गए तो बाकी रह गया हमारे पास कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 12। इसको हम लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा और ये हो जाएगा 12 अंडर रूट, और 12 अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कॉट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अंडर रूट। अब ये कॉट अल्फ़ा है, हमने एक्चुअली क्या मालूम करना है, क्वेश्चन में क्या दिया वो पूछना गया है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल, यानी अल्फ़ा का टेंजेंट हमने मालूम करना है। तो अगर इसको हम उल्टा दें, देखें ये कॉट अल्फ़ा है और ये 2 इंटू 3 अंडर रूट है, तो इसका 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसको मैं लिख देता हूँ 1 ओवर कॉट अल्फ़ा, इसको लिख देता हूँ 1 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट। तो 1 ओवर कॉट अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, और ये इसी के बराबर होगा। तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज कॉट अल्फ़ा को मैंने लिखा टेन अल्फ़ा, उल्टा दिया और इसको उल्टाने के बाद ये लिख दिया 1 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी डिटेल के साथ एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। मैं अपनी एफर्ट में किस हद तक कामयाब हुआ, मस्ट कमेंट में बताइएगा। दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।